श्रीमती। एक बार आप लोग करतब ध्वनि दीजिए। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र भूषण जी, हमारी मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विद्या मिथुन सिंह, मुख्य वक्ता संध्या सिंह मैम, विशिष्ट अतिथि मंजुल मयंक सिंह मिस्टर मंजर जी, विशिष्ट वक्ता श्रीमती नमिता सुंदर मैम, एवं हमारे संयोजक संचालक श्री हरिमोहन वाजपेयी माधव जी, अन्य उपस्थित सभी श्रेष्ठ विद्वज्जन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप मेरी पुस्तक कलम के आईने के लोकार्पण में उपस्थित हुए। आप सबको देखकर काफी प्रसन्नता हो रही है और एक तरह से मेरा साहस बढ़ रहा है कि मैं आगे और आप लोगों से सीख करके कुछ आगे बढ़ूं। हमारे संयोजक एवं संचालक माधव भैया, मैं तो उन्हें माधव भैया ही कहूंगी क्योंकि हमारी मुक्ति जी उन्हें भैया ही कहती है, तो इसलिए मैं भी आपको भैया ही कहना चाहूंगी। और मैं ये कहूंगी कि आप तक पहुंचने के लिए मुझे मुक्ति जी ने ही बुलाया, आपसे मिलवाया। अगर मैं ये कहूं कि ये पुस्तक, ये किताब मेरी डायरी के पन्नों से मेरी भावाभिव्यक्तियां निकल करके एक किताब के रूप में आपके सामने है, तो वो इसलिए है क्योंकि मुक्ति वर्मा मेरे पास है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिखना तो मेरा बहुत पहले से चल रहा है, लगभग 2000 से मैं लिख रही हूँ। मेरी डायरी में मेरी कृतियां कैद होती रही और मैं उसे बस वहीं तक सीमित रख रही थी। एक दिन अचानक ये मिल गई मुझे और ये किताब आपके सामने। ये किताब मेरी किताब ना हो करके, मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि मेरी किताब नहीं है, शब्द भले ही मेरे हो, किताब मुक्ति वर्मा जी का है। और कहा जाता है कि रक्त संबंध हो तो कोई भी आपके लिए कुछ करे वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस सबकी जिम्मेदारियों के इसमें आ जाता है, इसलिए उस सहयोग को आदमी एक सामान्य समझता है। लेकिन जहां संबंध ऐसा हो जो बिना टर्म एंड कंडीशन का हो, तो वहां पर जब कोई कुछ आपके लिए करता है तो उसके लिए आभार के लिए भी आपके पास शब्द नहीं होते। उसी तरह से मैं भी निशब्द हूँ कि मैं
मुक्ति वर्मा जी का कैसे आभार करूं और किया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं से हम माधव जी से मिले, मंजर जी के बारे में भी जाना। हमारी मुख्य अतिथि पद्मश्री विद्या बिंदु मैम से मिलने का सौभाग्य भी इन्हीं की वजह से मिला। आप यहाँ जितने सब विद्वजन उपस्थित हैं मंच पर और आगे दर्शक दीर्घा में, आप सबसे मिलने का सौभाग्य सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मुक्ति वर्मा जी मिली। मैं इन्हें क्या कहूँ, दोस्त कहूँ, बहन कहूँ, कभी मुझे लगता है माँ कहूँ, कभी मुझे लगता है पिता कहूँ। यानी कि जितने भी इस संसार के रिश्ते हैं मैं इनके अंदर देखती हूँ। मेरी ये जो यात्रा है काव्य लेखन की, कहीं ना कहीं ये चीज मेरे पिता से समझ में आई है। मैंने अपने पापा को डायरी लिखते हुए देखा था और वो कुछ लिखते भी थे। तो शुरू में जब मैंने उनको देखा, बहुत उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है और कुछ दोहे उन्होंने लिखे थे वो देखा मैंने, तो वहां से लिखने की प्रेरणा मुझे मिली। उन्होंने उनकी डायरी हम लोग पढ़ते थे, बहुत अच्छी लगती थी। दैनंदिनी वो बहुत अच्छा लिखते थे। इसके बाद जब मैं जब थोड़ा लिखने लगी तो मेरी छोटी बहन सबसे पहले उसने देखा और उसने बहुत सराहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप लिखते रहिए। मुझे उस समय कुछ नहीं समझ में आता था, मैं वैसे ही लिखती थी। फिर आगे जब विवाह हुआ तो मेरे पतिदेव श्री अभिषेक सिंह जी, वो भी मेरी कविताओं का बहुत प्रशंसा करते थे, जबकि वो कहते हैं कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अच्छा लिखती हो। इसके बाद बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं और ऐसा लगता है कि आप जो करना चाहते हैं या जिस तरह की आपकी भावना है उसी तरह के लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। मेरी एक मित्र है अर्चना जी, जो इस समय यहाँ नहीं आ पाई है, उनकी भी प्रेरणा मुझे मिली और मैं नियमित लिखने लगी। एक हमारी सहकर्मी शालिनी जी हैं, उन्होंने हमारी लेखनी को किताब के रूप में देखने के लिए कहा कि नहीं आप निकलवाइए, किताब करवाइए, पता करिए कहाँ कैसे क्या होता है। लेकिन मैं कभी इसको, यहाँ तक कि मैं किसी पत्र पत्रिका में भी इसको नहीं देती थी। पता नहीं कैसे, पर ये किताब में समाहित किया, एक एक चीजों को समाहित किया। मुझसे मुक्ति जी मिली और इन्होंने मेरी एक आध कविताएं देखी, तो ये मुझसे कविताएं मांग रही। मैंने पूछा क्या करेगी? अब ये कहती है कि मैं पसंद भी नहीं करती हूँ, मुझे कविताएं पसंद नहीं है, मुझे मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो एक एक करके मैं पढ़ूंगी करके उन्होंने एक एक करके मुझसे किताब, इन्होंने कहा कि मुझे 100 कविताएं दीजिए। आपने आज तक अगर इतने दिन से लिखना शुरू किया है तो बहुत लिखा होगा, मुझे 100 कविताएं दीजिए। मैंने कहा मैं क्यों आपको कविताएं? तो
इन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है। उनका आपको तो पसंद नहीं तो पढ़ना क्यों भाई। तो इन्होंने कहा कि नहीं चलो मैं इसको छपवा के इसके कुर्ते बनवाऊंगी। मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा प्रेरित किया। हर दिन मुझे 5 कविताएं करेक्ट करके दो, 5 कविताएं मुझे दो, और ऐसे कर करके इन्होंने मेरी कविताओं का कलेक्शन तैयार किया। और एक इसकी 100 कविताओं की कॉपी बना करके जब इन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं पूछी कि ये आप क्यों कर रही हैं? इन्होंने कहा कि बस आपकी किताबें डायरी में इधर उधर है, इसलिए मैं इसको इस तरह से एक जगह प्रिंट आउट करा के रख ले रही हूँ। आप इसको क्या नाम देना चाहेंगी? यानी कि धीरे धीरे ये जो है मेरी पसंद के हिसाब से इस किताब का नाम क्या होना चाहिए, आप क्या नाम रख सकती हैं, ऐसे करके एक एक करके पसंद मेरी और काम इनका। मैं उस श्रम को नहीं समझ पाऊंगी जितना श्रम इन्होंने किया। खैर मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। सुनाइए। एक मुक्तक मैं मुक्ति जी को ही समर्पित करते हुए यहाँ पे आप सबको सुनाना चाहूंगी। प्रेम कर तो दिया पर शायद कर नहीं पाई, प्रेम कह तो दिया पर शायद कर नहीं पाई, ढालती रही स्वयं को उसमें ढल नहीं पाई, ढालती रही स्वयं को उसमें ढल नहीं पाई, वो समंदर का समंदर ही रह गया, वो समंदर का समंदर ही रह गया, किंतु मैं ही नदी बन नहीं पाई, किंतु मैं ही नदी बन नहीं पाई। एक और मुक्तक है। उसकी सांसों में एक तूफान देखा है, उसकी सांसों में एक तूफान देखा है, धड़कनों पर थिरकता एक नाम सुना है, धड़कनों पर थिरकता एक नाम सुना है, दिखता है वो महफिल सा सदा लेके, दिखता है वो महफिल सा सदा लेके, हृदय में मैंने उसके एक शमशान देखा है, हृदय में मैंने उसके शमशान देखा है। धन्यवाद। अंत में मैं सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। में उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत यथोचित अभिवादन, स्नेही अभिवादन। और अब समय नाम रखते हुए मैं कविता पर रिंकू जी की काव्य संग्रह पर कुछ बातें कहना चाहूँगी। तो जब रिंकू जी की ये पुस्तक हमारे हाथ में आई तो मैंने सबसे पहले उनके लिखे 2 शब्द पढ़े, संग्रह में जो उनके लिखे 2 शब्द पढ़े, और उसके बाद पन्ना पलटा और समर्पण पढ़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं ये रिंकू जी की प्रथम पुस्तक है, तो हम ना उनसे परिचित थे तो उनकी कलम से परिचित थे। लेकिन जब मैंने उनकी लिखी 2 बात पढ़ी और उनका समर्पण पढ़ा तो मुझे लगा मुझे इस संग्रह की सबसे खूबसूरत कविता मिली। जी हाँ,
जिसके विषय में अभी तक रिंकू जी ने इतनी बातें करी और बताया, तो उनकी मित्रता जो है, मुझे लगा कि वो इस संग्रह की सबसे खूबसूरत कविता है। ऐसा है ना कि जब हम लोग पढ़ते थे, कभी हम लोगों ने पढ़ाई है, जानते हैं हम सब कि वो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी के समय की बात पढ़ते हैं कि उनकी जो प्रेम पचीसी थी, 25 ब्रिज भाषा में लिखे हुए उनके छंद थे, उनके किसी मित्र ने छपवाए। उनका गपाष्टक जो है, जिसमें कि उनकी कुछ हास्य व्यंग्य की 8 कविताएं थी, वो उनके किसी मित्र ने छपवाए। तो आश्चर्य नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि उस समय ऐसा था जब आदमी आदमी के लिए जीता था, जब आदमी के लिए जीता था, देश के लिए जीता था, राष्ट्र के लिए मरता था। लेकिन आज के समय में, आज के ऐसे समय में जहां हम चौखट से चौखट या देहरी से देहरी के 36 के आंकड़े की बात क्या कहें, वो हमारे अपार्टमेंट्स में, हमारे घरों में 2 कमरों के बीच की दीवारें जो है ना, वो 4 इंच से 9 इंची, 9 इंची से 16 इंची होती जा रही है। हम लोग आपस में एक ही घर के 5 सदस्य कितनी बार एक साथ मिल बैठ के बात कर पाते हैं। वो घर के अंदर ही व्हाट्सएप चैट चलती है और उसमें भी गुड मॉर्निंग भी नहीं लिखा जाता है, जीएम लिखा जाता है। तो संवादहीनता की और संपर्क न होने की ऐसी स्थिति में मित्रता की ऐसी मिसाल साधुवाद है। साधुवाद है आप लोगों। और हम चाहते हैं कि नेक के ऐसे बंधन जो है ना, पनपे, बहुत पनपे, उम्र दराज हो आप लोगों की दोस्ती की, जिससे हमको, हमारे समाज को रचनात्मकता और सृजन की ऐसी उपलब्धियां हमारे बीच में आती है। तो इस मित्रता की बात करते हैं, मित्रता वाली कविता के बाद बात करते हैं, क्योंकि कविता भी तो भाव है और मित्रता से बेहतर भाव हमें और कोई किसी संबंध में दिखता ही नहीं है। हर संबंध का आधार मित्रता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी वो संबंध बहुत मधुर बनता है। वो चाहे पिता पुत्री के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे बेटे माँ के बीच में हो, अगर मित्रता आधार है किसी संबंध का, तो संबंध का में गहराई भी होती है और उसकी उम्र भी दराज होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिंकू जी के कविता संग्रह की कुछ कविताओं के विषय में बात करते हैं। तो इस संग्रह में एक स्थान पर कवयित्री ने कहा है कि कविता लिखना एक बहाना है। कविता लिखना एक बहाना है, हाँ, हमें तो खुद को पाना है। तो ये जो अभिव्यक्ति है ना, खुद से पहचान करने की, खुद को जानने की एक जो ईमानदार कोशिश, मुझे लगता है ये रिंकू जी का सबसे पावन संकल्प है अपनी रचनात्मकता के प्रति। क्योंकि देखिए, अभिव्यक्ति के उद्देश्य तो बहुत होते हैं। कभी जो समसामयिक समस्याएं हैं उनको सामने लाना होता है, हमारी सामाजिक कुरीतियों के विषय में बात करना होता है, हम निराशा के परिवेश में रह रहे हैं, तो हमें हौसला अफजाई हमारी अभिव्यक्तियों का उद्देश्य होता है। लेकिन मेरा मानना है कि हम इसमें से किसी भी उद्देश्य के प्रति पूरी ईमानदारी से नहीं बरत सकते हैं। पूरी ईमानदारी अगर हम खुद अपने आप को नहीं पहचानते हैं, यानी जो अभिव्यक्त कर रहे हैं वो और हम भीतर जो है उसमें जब दूरी होती है तो हम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि कवयित्री की सहजता और सहजता से अधिक उसका ये स्वीकार करना कि ये जो उद्देश्य है कविता लिखने का, वो खुद अपने आप को पहचानने की एक प्रक्रिया है। ये बहुत ही ईमानदार कोशिश है और यही ईमानदार कोशिश जो है वो उनकी रचनात्मकता के प्रति हमारे विश्वास को और पुख्ता करती है। और इसे एक जगह नहीं, इसमें और भी उन्होंने एक और कविता है, इस संग्रह में एक कविता है जिसमें कि वैसे तो शीर्षक ही है उनके संग्रह का कि कलम के आईने में, तो वो आईना जो है वो उन्होंने स्वयं को भी दिखलाया है। और बहुत सारे विषय हैं संग्रह में जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी। उन विषयों को भी, हमारे समाज को और हमारी भावनाओं को, सबको इसमें अंकित किया। तो इस कविता
आईना कह रहा है, गौर कर कभी तो स्वमुख तक मुझमें दो चार बातें कर, कभी तो स्वयं से स्व-विकास कर, जरा आत्मविश्वास कर। सच है चलते हुए जीवन की यात्रा करते हुए कुछ क्षण रुक कर और अपने विषय में अपने को समझना, अपने साथ कुछ समय व्यतीत करना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, अपने भले के लिए भी और हमारे आसपास जो लोग हैं उनके लिए। कितने कम शब्दों में कितनी ईमानदारी से ऐसे भीतर से उठाते हुए अपने से साक्षात्कार करने के इस भावना को, इस विकार को अभिव्यक्त किया है कवि। और ये सहजता तो इस कविता, इस संग्रह की हर कविता में आपको मिलेगी, और ये सहजता ही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे देखा जाए तो सहज नहीं होता, सहजता से किसी भी भाव को अभिव्यक्त करना वो बहुत कठिन होता है। हम सहज स्वयं नहीं हो पाते हैं तो बात को सहजता से कहाँ से व्यक्त करें। लेकिन इस कठिन कार्य को रिंकू जी ने अपने इस संग्रह में बहुत आसानी से कर दिखाया है, और मेरा उनसे अनुरोध है अपनी ये सहजता और ईमानदारी बरकरार रखिए। रचनात्मकता की यात्रा चाहे जितनी लंबी हो जाए रिंकू जी, लेकिन अपनी ये सहजता और ईमानदारी अपने शब्दों के प्रति, अपने भावों के प्रति हमेशा जिंदा रखिए। ये मेरा अनुरोध है इससे, और ऐसी हमें अपेक्षा भी रखिए। अब बात करते हैं कुछ और विषयों पर। अब स्त्री का कविता संग्रह है, तो जैसा कि अपेक्षित है स्त्रियों की स्थिति, उनकी मना स्थितियों पर आधारित कविताएं हैं, और होनी भी चाहिए। होनी इसलिए भी चाहिए कि अपनी पटी पिवाई की जो पीर होती है ना, वो तो बहुत स्वाभाविकता से बह निकलती है। इसलिए इस संग्रह में आपको स्त्री संदर्भों में लिखी हुई, स्त्री संदर्भों पर लिखी हुई बहुत सी कविताएं मिलेंगी, लेकिन हर कविता का रंग कुछ अलग है, एक जैसी बात नहीं है सब में। और यही स्वाभाविकता है, क्योंकि हमारे भीतर भाव और विचार हर समय एक जैसे नहीं रहते। किसी एक विषय को लेकर आप गुस्सा है, कल खुश है, तो उसी विषय को लेकर हमेशा हमारे भाव और विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब एक कविता में कवयित्री प्रश्न उठाती है, जो कि शायद उठता है, सबके मन में उठता है। प्रश्न उठाती है, क्यों रुक जाऊं? क्या इसलिए कि मैं स्त्री हूँ? क्यों रुक जाऊं? इसलिए कि मैं स्त्री हूँ। और इसके बाद कविता और लंबी है, जिसमें कवयित्री के प्रश्न और निकलते हैं। ये एक तेवर है स्त्री संदर्भ की कविता। इसके अतिरिक्त है पौराणिक संदर्भों का हवाला देते हुए स्त्री द्वारा भोगी गई विडंबनाओं का, कष्टों का, उनकी ओर ध्यान खींचा कवियत्री। कैसे मौन रहकर देखिए, पुस्तक पर इतना ज्यादा बोल दिया है हमारी आदरणीय नमिता जी ने कि मैं उसके आगे कुछ बचा नहीं है बोलने को। तो मैं कविता के बारे में बोलता हूँ कि कविता वास्तव में क्या है। जो हमारे मन में भाव आता है, जो सामने दिखाई पड़ता है, जो हम सोचते हैं, जो विचारते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो कविता। और कविता मिलती कैसे है? माँ की कृपा। जब तक माँ की कृपा न हो, कविता नहीं हो। तो कविता के ऊपर 4 पंक्तियां देखें कि जग में तुलसी रख खान कबीर बिहारी की गूंज रही कविता। जग में तुलसी रख खान कबीर बिहारी की गूंज रही कविता। मन में तब सोच विचार किया, अब मैं भी लिखूंगा वही कविता। और कविता 10 बार लिखा, फिर भी ना हुई वो सही कविता। कविता 10 बार लिखा, फिर भी ना हुई वो सही कविता। और जब मातु सरस्वती ने की कृपा, बन के रसधार वही कविता। बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं। वास्तव में ये हमारे माधव भाई का प्यार है। और
मुझे बहुत कम बोलने के लिए वैसे भी कहा गया है, तो मैं बताऊं कि इसके बारे में बता दूं। विशिष्ट अतिथियों की थोड़ी विशिष्ट बात करना अच्छा लगता है कि मुक्ति सिंह जी का मेरे पास फोन आया। पहले मेरी छोटी बहन का फोन आया कि दादा हमारी एक फ्रेंड है, वो किताब छपवाना चाहती है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इनसे बात हुई, इन्होंने कहा मैं मुझे किताब छपवानी है। हमने कहा कि आपकी किताबें लिखी है? तो बोली मेरी नहीं है मेरी फ्रेंड की है। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आगे सिलसिला चला, 4-5-6 महीने की मेहनत के बाद पुस्तक आप लोगों के सामने, और मैंने भी पढ़ी, मुझे भी अच्छी लगी। कविता के भाव और कविता क्या है फिर मैं बताना चाहता हूँ। इस सृजन का ठोस हो आधार तो समझो की कविता है। सृजन का ठोस हो आधार तो समझो की कविता है, और जो मन के भाव हो साकार तो समझो की कविता है। सृजन का ठोस हो आधार तो समझो की कविता है, जो मन के भाव हो साकार तो समझो की कविता है। खरीदो तुम किसी की वेदना अपनी खुशी देकर, खरीदो तुम किसी की वेदना अपनी खुशी देकर, जो ऐसा कर सको व्यापार तो समझो की कविता है। आप फोटो खिंचवा दो। खरीदो तुम किसी की वेदना अपनी खुशी देकर, जो ऐसा कर सको व्यापार तो समझो की कविता है। और पड़े धरती पे जब जलधार तो समझो की कविता है। पड़े धरती पे जब जलधार तो समझो की कविता है। जो दादुर गांव उठे मल्हार तो समझो की कविता है। और गगन उन्मुक्त हो बरसे और धरा रसिक्त हो जाए, गगन उन्मुक्त हो बरसे और धरा रसिक्त हो जाए, प्रकृति करने लगे श्रृंगार तो समझो की कविता है। चलिए ठीक है, मैं अपना समय मेरा बहुत हो गया। माधव भाई का इशारा बार बार हो रहा है, तो अब आप लोग तो सब ज्ञानी लोग, मनीषी लोग, कवि लोग, लेखक लोग बैठे हैं यहाँ पर, और लोगों को सुने अच्छा लगेगा। फिर कभी मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कवियत्री रिंकू सिंह जी हैं उनका भी है कि दीदी ने समय दिया, और दीदी ने कोई समय ये आसान नहीं था, उनको कन्नौज जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे प्यार देती हैं, मुझे स्नेह देती हैं कि उनका बड़प्पन है कि मेरी बात को नहीं डालती और नहीं डाला उन्होंने। और आज इस सभागार में वो हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर विद्याधीन सिंह जी को बुलाना चाहता हूँ माइक पर। वो आए और अपने आशीर्वचन दें। एक बार सभी से मेरा अनुरोध है कि भरपूर तालियां दीजिए। अभी मंजू जी सुना रहे थे, आपको बता रहा हूँ मंजू जी को कौन नहीं सुनना चाहता। इतने बढ़िया शायर है, इतना बढ़िया गाना है, घंटों सुनना चाहते हैं। लेकिन ये धृष्टता मैंने इसलिए किया, उनको आपके बीच से इसलिए हटाना पड़ा कि मैं चाहता हूँ कि दीदी को बुलाऊं और उनको समय से कर। आइए। आज की स्थापना संध्या में इस संस्था के अध्यक्ष और आज की सभा के अध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए सभी कवियत्री और हमारे सामने बैठे सभी प्रिय बहनें और भाई, मैं सबको नमन करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब किसी सम्मेलन में या कविता पर चर्चा हो, इसमें सुनने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन कभी मुझे कुछ बाधाएं ऐसी आ जाती हैं, कभी सुने जाना पड़ जाता है। आज रिंकू जी की विवाह की वर्षगांठ और अभिषेक जी और रिंकू जी यहाँ एक साथ उपस्थित है। पूरी सभा उनको आशीर्वाद दे रही है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि ऐसे अवसर पर किसी के तिथि का उसके तिथि का वर्षगांठ मनाने का तरीका बहुत ही प्यारा है और इनके जीवन में
इस तरह के अवसर बराबर आते हैं, यही लगता है संकट है। और उनके मित्र जिनके बारे में अभी नमिता जी ने लिखा और रितु जी ने समर्पित किया अपने मित्र, और अभी सभी वक्ताओं ने ऐसी मैत्री सचमुच दुर्लभ होती है। और आज अगर कोई सफल हो रहा तो मित्रों के कारण, मुझे भी ऐसे मित्र मिले हैं जिनके कारण मैं कुछ कर पाती हूँ। सभी बहुत ही संवेदनशील लोग बैठे हैं। इस पुस्तक के कलम के आईने में पृष्ठ पर कलम पंथ का कलम है, जो पहले लिखा जब जिससे लिखा जाता था सही। ये उस अतीत से वर्तमान को जोड़ने वाली कविता की यात्रा की कथा कह रही है। और अंतिम आवरण पृष्ठ पर कवित्री लिखती है कि कलम लिखूं या कि किताब लिखूं, सवालों पर सवाल लिखूं या कि जवाब लिखूं। कविता ने शुरू से ही प्रश्न छेड़े हैं, उसका उत्तर दिया भी है, तलाशा भी है और आज तक तलाश रही है। बहुत अच्छा बात ये लगा और सचमुच कविता की पूरी संभावना इस छोटी पंक्तियों व्यक्त हुई। कविता के भविष्य पर आज चर्चा होती है। भाई ने भी कविता क्या है इसकी चर्चा की। प्रकाशक छापना नहीं चाहती, कविताएं सबसे ज्यादा लिखी जा रही है, प्रकाशक नहीं लिखता। खेद का विषय है कि लोगों को पैसा दे करके छुपाना पड़ता है। ऐसे प्रकाशकों को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहिए जो कविता को प्रकाशित करने के लिए आगे आते हैं। मैं इस प्रकाशक को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने स्वागत किया। और कोई कुछ भी कहे, कविता आदिकाल से रही है और अब तक रहेगी। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तभी केवल कविता बचेगी। इसलिए कविता के महत्व को हम कविता गीता ज्ञान देती है। कविता रामचरितमानस के माध्यम से जीवन का, शांति का, परिवार का, राष्ट्र का संदेश देती है। और कविता को शब्द ब्रह्म के रूप में अगर माना जाए तो जब आदिकाल से जो कुछ भी कविता सुनाई गई अभी भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। लोग कह रहे हैं वैज्ञानिक कि गीता का जो वचन है आज भी आकाश मंडल में है, उसे पकड़ा जा सकता है और लोग कोशिश करते हैं। वेदों से लेकर के मुझे वाचिक कविता के रूप में कविता ने अभी तक निरंतर अपनी यात्रा बनाए रखी है। कविता मन से लेकर के पुस्तकों तक उपस्थित रही है और उसकी उपस्थिति का अर्थ है कि हमारी मानवीय संवेदना अभी तक बची, वरना इतने लोग कविता पर चर्चा सुनने के लिए नहीं इकट्ठा होते। हम मनुष्य हैं, हमारी मानवता बची हुई है, ये इस बात का प्रमाण है हमारी संवेदना। सारी चर्चा कर अच्छी लगी। उन्होंने लिखा है कि एक सखी खिड़कियां सखी के समान सहारा, क्योंकि स्त्री अपना दर्द प्रायः सात तहों के भीतर रखती है, बहुत कम कहते हैं। कोई सुनेगा क्या कहेगा, कोई मेरा दर्द समझेगा, उसको किस रूप में लेगा। तो ये खिड़कियां हैं, कविता एक खिड़की है जो हमारे मन का दर्द समाज पहुंचाती है और सचमुच सखी है। जाने कि इनके मुल्कों में एक खिड़की खुलती रही है और बात सामने आती रही है। एक कविता आपने लिखी है, मेरी कथा सुने अखबार, इसमें की पत्नी की कथा है।
बोल दिया गया, कहती मैं मौन रही करती। उसके बाद इंद्र ने छला, अहिल्या की व्यथा है कि तुम तो इंद्र बन गए और मैं चली गई। तीसरा उदाहरण उन्होंने गौतम ऋषि का दिया है, मैं तो शिला बन गई और तो ऋषि के रूप में पूजे गए। श्री राम का भी जिक्र किया है, मेरी परीक्षा हुई। द्रौपदी का जिक्र है, वरण स्वयंवर में जीता एक में और मैं 5 लोगों में बांट दी गई, जुए में मुझे दांव में लगाया गया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर तलाशते हुए स्त्री उस अतीत को झांकती है, उसने कहाँ कहाँ क्या खोया और कितना संघर्ष किया। ये तो हमारे पौराणिक संदर्भ है। ये स्त्री की शक्ति को दिखाने के लिए, इसे आज के आलोचक उसमें बहुत कुछ स्त्री को गुलाम बनाया गया या उसके साथ अन्याय हुआ, उस काल से जोड़ते हुए आलोचना करते हैं भारतीय संस्कृति की। लेकिन वे नहीं जानते कि स्त्री ने उन परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को बचाए रखा। ये गौरव बोध जो स्त्री का है, वो हमारे पुराणों की उसकी शक्ति को उजागर करने के लिए ऐसे कारनामे कैसे विकसित करते हैं। एक स्त्री में कई सवाल हैं संस्कृतियों पर। उसमें वो पूछती है कि बिना दोष के मुझे अपवित्र मान लिया जाता है। बहुत सारे सवाल किए हैं। ये सवाल बराबर बनेगा, बराबर बनेंगे। जब तक ये सवाल बनेंगे तब तक कविता संवाद छिड़ती रहेगी, संवाद करेगी। गौरैया के ऊपर आपने चर्चा की। गौरैया और लाल दुनिया की, ये जो गौरैया हमारे देश से गायब हो गई, उसके पीछे दोष किसका है? हमारे बचपन में यहाँ सबको याद रखा कि चावल बीनते समय और मिट्टिया को आगे नहीं कहा जाता, तो दाना छुपके उड़ जाएगी। तो तमाम ऐसे संदर्भ मिलते हैं। और लाल दुनिया के बारे में कहा गया है, जैसा मैंने सुना था कि जब घर पे कोई विपत्ति आनी होती है तो वो लालमुनिया चिड़िया अपने ऊपर ले लेती है और उस परिवार की रक्षा हो जाती है। ये संवेदना, ये भारतीयों में उसमें इस तरह की हम इस तरह पक्षी प्रकृति हमारी रक्षा करती है और हम उससे भूल रहे हैं। उसके प्रति हमारा दायित्व मनुष्य का वो हम भूलते जा रहे हैं। इस तरह की तमाम कविताएं इसमें ऐसी हैं जो पढ़ने योग्य है और भूलने योग्य है। कविता मंचों से सुनी जाती थी तो उसमें सामने संवाद होता था, कवि का और श्रोता का। आज पढ़ने की बस हो गई है, पढ़ने किसी के पास समय नहीं। कविता लोग ले जा करके अलमारी में रख देते हैं। इसलिए फिर से उस मंच को, जो मंच का जो एक रास हुआ, उसके गौरवशाली अतीत जो रहा है, उसको आज उस तरह का मंच नहीं मिल रहा। आज ऐसी ऐसी कविताएं मन को सुनने मिलती हैं। लोग कहते हैं गंभीर कविता सुनाने के लिए मंच ही नहीं। उन गंभीर कविताओं को सुनने के लिए मंच ऐसी संस्थाएं दें, ये बहुत जरूरी हो गया है। और इस तरह से आप सबको भाई माधव जी इतना प्रयास करते हैं सबको जोड़ने का, और सब लोग इतना इकट्ठा हुए, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे आज बहुत जरूरी काम से घर पे जाना पड़ रहा है, कोई बैठा है, इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए विदा लेना चाहूँगी। सिंह जी बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, नहीं सुन सके। और हमारी बहन ने इतनी सुंदर वाणी वंदना की, और जब जितने लोग बैठे सब मेरे अपने हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।